सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं नलिनी आपका स्वागत करती हूँ अपने इस छोटे से व्लॉग में। तो मुझे अमेरिका आए हुए 7 to 8 मंथ्स हो गए हैं और इन मंथ्स में मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है, क्या सीखा है और क्या जाना है अमेरिका के बारे में, ये सब मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ। ये 10 बातें हैं जो मुझे समझ में आई और मैं आप तक भी पहुँचाना चाहती हूँ। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप ज़रूर कुछ जान के जाओगे, कुछ नया जान के जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट चीज़ है यहाँ के लोगों के लिए, वो है टाइम की वैल्यू होना। इन लोग टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ के लोग पंक्चुअलिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं। अपॉइंटमेंट हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, एक मैरिज फंक्शन हो या एक बर्थडे फंक्शन हो, ये वहाँ पर टाइम पर ही जाते हैं। तो ये सब आपको भी सीखना चाहिए कि आप जो भी है, ये नहीं कि बस 2 मिनट लेट, 5 मिनट लेट, ऐसा नहीं होना चाहिए लाइफ में। हम सबको भी टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। और दूसरा कि हर काम आपको खुद करना आना चाहिए। घर की क्लीनिंग हो, कुकिंग हो, पेपर वर्क, शॉपिंग, कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको खुद आना चाहिए। यहाँ तक कि प्लम्बिंग का काम भी आपको आना चाहिए। धीरे धीरे सेल्फ डिपेंडेंट यहाँ पर बनना पड़ता है। आप किसी के भरोसे यहाँ पर डिपेंड होकर रह नहीं सकते हो, क्योंकि आप कोई भी हेल्प लोगे तो हर चीज़ का एक चार्ज होता है। इंडिया जैसे नहीं कि कभी आप किसी नेबर से कोई हेल्प ले लो या कुछ भी ले लो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको सब कुछ सीखना होगा। एक गाड़ी का टायर चेंज करने से लेके घर में टीवी इंस्टॉल करना, फ्रिज, मतलब हर एक चीज़। अगर आप एक बेड भी लाते हो तो वो यहाँ पर कोई आपको डिलीवरी बॉय करके नहीं जाएगा, वो आपको खुद करना पड़ेगा। और यहाँ पर तीसरी बात जो मैंने नोटिस की कि क्रेडिट स्कोर यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे अमेरिका में लोग बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड हमें एक बर्डन लगता है, पर अमेरिका में एक अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री आगे चलकर आपको घर, कार लोन लेने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो यहाँ पर एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए लोग यहाँ पर हर एक चीज़ को क्रेडिट कार्ड से ही लेना प्रेफर करते हैं कि उनका स्कोर, एक अच्छा स्कोर बिल्ड हो पाए और वो कभी भी चाहें तो कोई एक लोन ले सकते हैं। तो जो फोर्थ चीज़ है जो वो मैं बताना चाहूँगी कि रूल्स और लॉ यहाँ पर फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ों में भी रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। ट्रैफिक रूल्स, पार्किंग रूल्स और कम्युनिटी रूल्स। पार्किंग में भी यहाँ पर हैंडीकैप लोगों की पार्किंग होती है और अगर आप उसमें गलती से 2 मिनट के लिए भी पार्क करके चले जाओ तो उसमें अच्छा खासा $250 समथिंग का फ़ाइन लगता है, जो इंडियन रुपीज़ में 25,000 के आसपास होता है। तो आपको हर एक चीज़ बहुत ध्यान से करना होगा। ये नहीं कि अरे सिर्फ 2 मिनट के बाद ही जाने देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। रूल इज़ रूल फॉर एवरीवन। तो रूल और लॉ फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो फिफ्थ पॉइंट मेरा ये है कि आपको यहाँ का इंश्योरेंस सिस्टम समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस जैसी चीज़ों की यहाँ पर लाइफ से भी ज़्यादा, मतलब कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट निभाते हैं। तो आपको इंश्योरेंस के लिए आप देखो कि कितना अच्छा इंश्योरेंस आप ले सकते हो। यहाँ की लाइफ का एक ही बहुत बड़ा पार्ट है कि हेल्थ इंश्योरेंस हो, कार इंश्योरेंस हो, और यहाँ तक कि आप अगर किसी बच्चे का कोई टॉय भी ले रहे हो तो उसका भी इंश्योरेंस यहाँ पे मिलता है। हर एक चीज़ का इंश्योरेंस हो सकता है। और मेरा सजेशन ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस था कि आपको यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस तो एक अच्छा खासा लेके रखना चाहिए। बिना उसके तो कुछ भी, क्योंकि कभी भी कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो आपके उम्मीद से भी ज़्यादा अमाउंट आ सकता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक इमरजेंसी में जाते हो, अर्जेंट केयर में जाते हो, तो और आपको कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक छोटा-सा वो 1-2 घंटे के लिए रखते हैं, उस पे भी वो 5 से 6 लाख का बिल आपको दे सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रहे हो? अब हो भी रहे हो तो आज तो मेरे दिमाग में यही था कि मैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने इतने दिन में क्या ऑब्ज़र्व किया।
तो आगे चलिए बढ़ते हैं। अगला था मेरा ये कि मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि वेदर को आप कभी भी हल्के में मत लो। यहाँ मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। बाहर निकलने से पहले वेदर चेक करने की आदत डालें, क्योंकि यहाँ पर लोग कोई भी पार्टी, फंक्शन, बर्थडे कुछ भी प्लान करते हैं तो एक बार वेदर ज़रूर चेक करते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग ये नहीं, कोई भी वेदर फ़ोरकास्ट नहीं देखता है, पर यहाँ पर वेदर फ़ोरकास्ट डालने की, चेक करने की आपको आदत डालनी होगी। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, मेरा ये 7th पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर सेविंग की आदत बहुत डालनी होगी। यहाँ छोटी-छोटी चीज़ों पर खर्च बढ़ जाता है, इसलिए एक बजट बनाकर चलना बहुत काम आएगा आपको। आप अपना एक बजट बनाकर चलो कि मुझे इतने पैसे में ही ग्रॉसरी लानी है, इतना हमें सेव करना है फॉर इमरजेंसी फंड। क्योंकि कभी भी, क्योंकि आप अपने कंट्री से बाहर रह रहे हो, तो एक इमरजेंसी फंड तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। भले ही आप ट्रिप्स कम लगाओ, घूमो कम, आप आउटिंग कम करो, पर अपने लिए एक इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी रख के रखो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपसे बताना चाह रही हूँ। और ये बात सिर्फ अमेरिका के लिए लागू नहीं होती है, ये इंडिया में भी लागू होती है, हर किसी के लिए लागू होती है कि आपको अपनी अर्निंग का एक पार्ट हमेशा हटा देना चाहिए, जिसको याद भी नहीं रखना चाहिए कि अरे ये मेरे पास है, चलो इसको यहाँ पर, वो इमरजेंसी के लिए आपको रखना चाहिए। आप भले ही घूमो कम, कुछ ब्रांड कम पहनो, ब्रांडेड कपड़े मत खरीदो, शॉपिंग मत करो, पर इमरजेंसी फंड ज़रूर रखो, अच्छा खासा रखो। आपको जब वो मुसीबत पे हेल्प करेगा ना, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। क्रेडिट कार्ड अलग चीज़ होती है, पर ये जो इमरजेंसी फंड होता है ये एक अलग चीज़ है। क्रेडिट कार्ड से भी आपको फ्यूचर में देना ही पड़ेगा, पर जब आप अपने ही पैसों से अपने लिए सेविंग करोगे और वो जब आगे काम आता है ना, तो बहुत रिलैक्सिंग होता है। इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट रखिएगा, ये मेरी बात हमेशा के लिए। और ये दूसरा एक है मेरा कि आपको अपनी कम्युनिटी और नेबर से जुड़ के रहना चाहिए, क्योंकि नई न्यू कंट्री है और यहाँ पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि कभी आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, कभी कोई बात हो, तो कोई तो होना चाहिए ना जो आपके साथ खड़ा रहे या आपकी हेल्प करे। माना कि यहाँ पर लोग बहुत बिज़ी हैं, किसी के लिए किसी के पास समय नहीं है, पर अगर आप अपनी कम्युनिटी में अपनी कंट्री का कोई देखते हो, तो आपको एक थोड़ा-सा 100% नहीं तो आप 50% तो हेल्प सोच सकते हो किसी से कि हाँ, हो जाएगा। तो एक होता क्या? है ना कि न्यू कंट्री में एक सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी तो आप ही को सब कुछ मैनेज करना है, पर फिर भी एक से, वो कहते हैं ना कि एक से दूसरा बेहतर होता है। तो आप तो हो सफिशिएंट, कभी ना किसी को ऐसी इमरजेंसी आए, पर फिर भी आप अपने अगल-बगल जानो, एक अच्छा रिलेशन बनाओ, आप भी उनके काम आओ। ऐसा नहीं है कि आपको ही सिर्फ हेल्प लेनी है, आपको भी अगर ऐसा लग रहा है कि उसको ज़रूरत है तो बिल्कुल, क्योंकि हेल्प हमें करनी चाहिए हमेशा आगे से आके, क्योंकि हमेशा यहाँ पर लोग, किसी से कोई कहता नहीं है कि मुझे ये काम करवाना है या मुझे ये चाहिए। आपको आगे से बढ़कर करना होगा अगर आप जान रहे हो तो। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी बारिश पहचान भी शुरू और हो गई है। स्किल को कभी मत भूलो। नई जगह में एडजस्ट करो, लेकिन अपनी मेहनत, कल्चर और स्ट्रेंथ को साथ लेकर आगे बढ़ो। अपनी स्ट्रेंथ, अपना कल्चर, अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, पर ऐसा ना हो कि हम अपनी चीज़ें अरे करने में हम किसी इधर से आ दूसरे रहे को थे। डिस्टर्ब कर दें। तो आप कुछ भी करो, पर उससे कोई दूसरा, कोई थर्ड पर्सन नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। तो अपनी चीज़ों को फ़ॉलो करो, वो अच्छी बात होती है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। तो आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा? ये मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किया, कमेंट ज़रूर करना। और आप क्या चाहते हो? आप क्या देखना चाहते हो यहाँ के बारे में? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं आगे।
था संडे, सारे वर्कर्स थे छुट्टी पे। यहाँ पर सैटरडे संडे मोस्टली लोग काम नहीं करते हैं, वो उनका फैमिली टाइम होता है और फैमिली टाइम से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। यहाँ पर लोग काम से ज़्यादा अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं। काम तो करते हैं पर उनकी फैमिली फर्स्ट प्रायोरिटी में होती है। तो मैंने ये घर आपको दिखाया कि दूर से तो मैंने इस घर को बहुत बार दिखाया है, पास से भी आप लोग देख लो और बस फिर आने के बाद हम जाते हैं अपने घर को। ये है मेरे घर का बैक से व्यू। बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ ग्रीनरी है और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि धूल नहीं होती है। तो बस अब जाएँगे, थक चुके हैं, अब जाएँगे घर पे बनाएँगे एक अच्छी-सी गरम, कड़क अदरक वाली चाय और फिर बनाएँगे डिनर क्योंकि हमने बाहर कुछ नहीं खाया। यहाँ पर अगर आप थोड़ा-सा आउटर निकलो तो इंडियन फूड मिलना मुश्किल हो जाता है चीज़ें और वही सबवे और यही सब ऑप्शन रहता है। तो मन था आज घर पे मेरे हस्बैंड की डिमांड थी कि उनको बिरयानी खाना है, वो भी घर की खानी है, बाहर की नहीं। तो हमें लगा कि भाई अब संडे है, डिमांड तो पूरी करनी चाहिए। आई एम नॉट एक्सपर्ट टू कुक बिरयानी बट ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो बस मैंने चाय बनाई, थोड़ा-सा रिलैक्स किया, थोड़ा बैठी, फिर लग गई बिरयानी की प्रिपरेशन में क्योंकि उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो बस आ गई थी मैं फिर से क्यों? किचन में। यहाँ पर मैंने चावलों के लिए पानी रखा था, बाकी वेजिटेबल, पनीर, सोयाबीन इन सब को मैरिनेट कर दिया था, चावल भिगा दिए थे, गंदगी फैला दी थी। मुझसे काम करने में थोड़ा-सा किचन फैल जाता है, हाँ, पर शाम जब पूरा काम हो जाता है तो बाद में मैं अच्छे से पूरा किचन साफ़ करती हूँ, गंदा नहीं छोड़ती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं प्याज़ फ्राई कर रही थी ऊपर से डालने के लिए। और इसमें लगेगा टाइम और क्योंकि प्याज भी ये मेरी येलो वाली प्याज थी, वो जो पर्पल और पिंक वाली होती है वो नहीं थी, तो ये भी थोड़ा-सा ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो बस ऐसे ही था, चीज़ें रेडी हो रही थी धीरे-धीरे। तो आप लोग बिरयानी कैसे बनाते हो? बिरयानी किसको पसंद है? क्या आप बाहर से खाते हो? बिरयानी की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, हैदराबादी, चिकन, वैसे तो लोगों को लगता है कि वेज बिरयानी क्या ही होती होगी, पर हाँ, जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए वही सब कुछ है। तो इस बार मैंने थोड़ा अलग तरीके से ये इसका जो सब्ज़ी होता है या जो भी होता है, ये मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये निकाला मैंने इसको। तो इस बार थोड़ा-सा अलग तरीके से मैं बना रही थी। इसके पानी में भी मैंने डाला था कई सारी चीज़ें कि वो फ्लेवर राइस में अच्छे से होकर आए। तो इसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें डाल के इसको बॉयल किया। इसका सबसे ज़्यादा जो ट्रिक होता है बिरयानी बनाने में वो होते हैं आपके राइस। राइस जब आप भी जब कभी भी बॉयल करो तो वो कभी भी 100% कुक नहीं होने चाहिए क्योंकि जब आप दम पे चढ़ाते हो तो उसमें भी थोड़ा-सा उन्हें पकने के लिए बचा होना चाहिए। तो बा राइस आपके 70-80% ही कुक होने चाहिए और सबसे ज़्यादा ट्रिक, सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये राइस ही होते हैं। और जो हर बार परफ़ेक्ट नहीं बनते हैं। इस बार मेरे बन गए थे और मैंने ये सोचा कि हम इस बार आज ज़्यादा बिरयानी बनाएँगे तो मेरा कल भी चलेगा मंडे को। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मंडे हमारा था फ़ास्ट और हम वो भूल चुके थे। हमें बाद में याद आया कि ये बिरयानी मेरे काम तो नहीं आने वाली है। तो बस ऐसे ही चला हमारा ये दिन। ये मैं चावलों पर डाल रही हूँ थोड़ा-सा ठंडा पानी कि वो ओवर कुक ना हो जाएँ क्योंकि स्टीम और इन सब से राइस को कुक होने में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मैंने उन्हें ठंडा कर दिया है, अब वो अच्छे से चिपकेंगे भी नहीं एक-दूसरे से और बहुत अच्छे खिले-खिले से चावल बनेंगे। तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी आगे, बने रहिएगा एंड तक। अब ये जो मैंने पनीर, सोयाबीन, वेजिटेबल्स इन सब को मैरिनेट किया था, अब इन सब को मैं कुक करूँगी इसमें। इसमें मैंने हल्का-सा तेल या घी, रिफाइन या ऑयल जो भी डालते हो आप वो डालो और उसके बाद ये वेजिटेबल्स मैंने डाली है। अब ये पूरे अच्छे तरीके से कुक करने के बाद मैं लेयरिंग करूँगी, अच्छे से लेयर लगाएँगे।
तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिरयानी का जो मेन पार्ट होता है, मेन चीज़ इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है राइस, जो कि राइस बिल्कुल भी चिपके ना और एकदम अलग-अलग और अच्छे लंबे मम्मा राइस खिले-खिले बंद से कर दो। बने। तो ये हाँ बंद देखिए कर इस तरीके से मेरी बिरयानी बन के रेडी हुई और अयान्श को बहुत मज़ा आया खा के, सबको यम्मी। बहुत अच्छा लगा। तो ये था विथ यम्मी। हमारा वीकेंड, हमने इस तरीके से अपना वीकेंड एन्जॉय किया। आपने क्या किया कमेंट में यम्मी। ज़रूर बताना और मेरे यम्मी। व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं No, इन सब का मैं वेट करूँगी। तो delicious. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं भी जाऊँ अपनी बिरयानी बता रही एन्जॉय करने, बेबी। इतनी देर से स्मेल ले लेके मैं थक चुकी थी।